नमस्कार मित्रों, मैं राघवेंद्र पांडे आप सभी का धर्म विज्ञान चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह पूरे जीवन की बहुत ही सेंसिटिव विषय है और इस वीडियो को प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तथा सभी माता पिता को देखने योग्य यह वीडियो है। इसे जरूर देखना चाहिए। आज का विषय है कि कुंडली मिलान के बाद भी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब क्यों हो जाती है, सेपरेशन और तलाक क्यों हो जाते हैं। कभी कभी तो मर्डर जैसे जघन्य अपराध भी लोग करने से नहीं चूकते हैं, जबकि उनकी कुंडली मिलान में 18 गुणों से अधिक मैच कर रहे होते हैं। मेरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद इस समस्या का कारण भी समझ में आ जाएगा और इसका निवारण कैसे किया जाए यह भी समझ में आ जाएगा। मित्रों, इस महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर पहली बार धर्म विज्ञान चैनल पर आए हैं तो कृपया धर्म विज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिलें। वीडियो को लाइक एवं शेयर भी अवश्य करें, ताकि आपके हित मित्र जो इस वीडियो को देखें वो भी इसका लाभ ले सकें। और सबसे बड़ी बात कि वीडियो को बगैर स्किप या फॉरवर्ड किए देखें, ताकि एक एक स्टेप, एक एक सूत्र आपके समझ में आ जाए। आइए मित्रों, अब इस महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जब हम किसी रिश्तेदारी, किसी संबंधों की नींव रखते हैं तो हमारा पहला कार्य होता है कि जिन दो लोगों को परिणय सूत्र में बंधना है, आने वाला उनका भविष्य, उनका जीवन कैसा रहेगा, और इसकी पहली क्रिया है कुंडली मिलान की। जब हम कुंडली मिलाते हैं तो ये देखते हैं कि ये जो नव दंपत्ति हैं जो अपना नया जीवन एक दूसरे के साथ शुरू करने जा रहे हैं, इनको अपने नए जीवन में कितनी सफलता मिलेगी। जब कुंडली मिलान में काफ़ी कुछ गुण मिल जाते हैं लेकिन उसके बाद भी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होती है, वहाँ पर लोग सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और ये जो प्रश्न है, आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसी प्रश्न का उत्तर आज हम इस वीडियो में तलाशेंगे। तो मित्रों, जहाँ तक अब तक मेरा ज्योतिष के क्षेत्र में अनुभव है, मेरे हिसाब से 4 प्रमुख कारण ऐसे होते हैं जो मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर देते हैं। जिनमें जो पहले 2 कारण बताए जाएंगे वो डिस्टर्ब तो करते ही करते हैं, लेकिन जो बाद के 2 कारण हैं वो बहुत ही ज़्यादा घातक कारण होते हैं और वो मैरिज लाइफ को पूरी तरीके से तबाह कर देते हैं। जहाँ तक मेरा अपना विचार है, पहला कारण जो होता है वो पहला कारण है कुंडली का एक्यूरेट ना होना, उसकी एक्यूरेसी कम होना। अगर देखा जाए तो लगभग 50-60% कुंडली जो उनका समय दिया जाता है वो पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं होता है, और कुंडली निर्माण में एक एक क्षण कीमती होता है। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास भी जब इस संबंध में लोग आते हैं और उनसे समय पूछो तो उत्तर मिलता है कि 7 से 8 के बीच है या 11 से 12 के बीच है। इस प्रकार कुंडली निर्माण में न्यूनता आना स्वाभाविक है। अगर वर वधू किसी के पक्ष की कुंडली में समय की सटीकता नहीं होगी तो गुण मिलान में निश्चित रूप से त्रुटि होगी। अब इस समस्या का हल क्या है, ये वीडियो आप देखते रहिए। आगे चलकर इस समस्या का सटीक हल भी मिल जाएगा। दूसरा कारण अगर देखा जाए तो मांगलिक दोष का होता है। कुंडली मिलाते वक्त केवल यह देख लेना कि दोनों मांगलिक हैं, मेरे विचार से पर्याप्त नहीं है। हम जानते हैं कि यदि मंगल पहले भाव, चौथे भाव, 7वें भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में हो तो व्यक्ति मांगलिक होता है। परंतु हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मंगल की पोटेंशियल हर भाव में अलग अलग होती है। अगर वर वधू में एक का मंगल 4th भाव में और एक का मंगल 8वें भाव में बैठा है तो भी लाइफ में समस्या क्रिएट होती है। हालांकि अगर कुछ महत्वपूर्ण उपाय अपना लिए जाएं तो
काफ़ी हद तक यह समस्या दूर हो जाती है। अब बात करते हैं कि कुंडली मिलान में जो तीसरी कमी या तीसरी समस्या होती है वह क्या है। तीसरे कारण की बात की जाए तो हकीकत में यह कारण काफ़ी डिस्टर्ब करने वाला होता है, और यह कारण है शुक्र का क्रूर ग्रहों के साथ बैठ जाना। खासकर अगर शुक्र देव के साथ मंगल बैठ जाए तो शुक्र की स्थिति काफ़ी खराब हो जाती है। और यदि कहीं शुक्र और मंगल सप्तम भाव या पंचम भाव में बैठ जाएं तो स्थिति बेहद खराब मानी जाती है। या फिर शुक्र चतुर्थ भाव में बैठ जाए, भले ही वो अकेला हो, ऐसी अवस्था में भी बहुत सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी अवस्था में अगर महादशा भी विपरीत चल रही है तो समस्या विकराल रूप ले सकती है। अगर यहाँ पर शुभ ग्रह बृहस्पति कुंडली में मजबूत है तो कुछ मदद मिल जाती है, फिर भी कुंडली में अगर यह स्थित है तो किसी विद्वान से मिलकर पहले इसका उपाय करना अति आवश्यक है। यहाँ पर मैं उपाय इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यह बहुत ही सेंसिटिव विषय है। प्रत्येक की कुंडली में ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की प्लेसमेंट, दशा महादशा अलग अलग होती है। ऐसी स्थिति में साधारण उपाय काम नहीं आते, सटीक उपाय की आवश्यकता होती है, जो कि प्रत्येक जन्मपत्रिका के हिसाब से अलग अलग होती है। अब बात करते हैं चौथे कमी की या चौथे दुर्योग की। चौथा जो दुर्योग है वह तब बनता है जब सूर्य और शनि एक साथ बैठ जाएं या उनका पूर्ण दृष्टि संबंध बन जाए। ऐसी स्थिति भी बहुत खराब मानी जाती है। ऐसे लोगों की मैरिज नहीं टिकती है, भले वह 2, 4, 6, 10 बार विवाह करें, उन्हें सफलता हाथ नहीं लगती। मज़े की बात यह है कि यहाँ पर कोई साधारण उपाय भी कारगर नहीं होता। इस विषय पर एक बार मेरी चर्चा ट्रेन यात्रा के दौरान एक ज्योतिषाचार्य से हुई, जो कि बहुत प्रकांड विद्वान थे। उनसे जब इस शनि और सूर्य के युति पर या दृष्टि संबंध पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि यह योग इतना खतरनाक है कि मैं मांगलिक योग से ज़्यादा इसे खतरनाक समझता हूँ, और इसका उपाय भी इतना आसान नहीं है। हाँ, अगर कोई कायदे का विद्वान इस विषय में आपकी मदद करे तो इसकी काट संभव है। ये चर्चा उनके द्वारा हुई और ऐसा उन विद्वान का इस विषय पर मत था। यहाँ पर हमें एक बात का और ध्यान रखना चाहिए जो कि ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जीवन में जो लोग आते हैं या जो संबंध बनते हैं वह हमारे कार्मिक रिलेशन होते हैं। या तो वह लोग अपना कर्म कर्जा चुकता करने आते हैं या हमसे अपना कार्मिक कर्ज वसूल करने आते हैं। अब जहाँ तक दाम्पत्य जीवन की बात है तो हमारे पर्सनल लाइफ में 2 प्रकार के लोग या 2 प्रकार के संबंध ही आ सकते हैं, या तो वो कार्मिक रिलेशन हो या फिर सोलमेट रिलेशन। कार्मिक रिलेशन कुछ समय के लिए होते हैं, अपना कर्म कर्जा लेने के या चुकाने के बाद में वो जीवन से चले जाते हैं, लेकिन सोलमेट रिलेशन जीवन में लंबे समय तक साथ निभाते हैं। अब समस्या यह है कि हम इन्हें पहचाने कैसे। वहाँ पर जन्म पत्रिका के बजाय जो ईश्वर ने जन्म पत्रिका हमें बनाकर दी है उसका सहारा लेने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। ईश्वर की बनाई हुई जन्म पत्रिका या कुंडली या जन्मांक हमारे हाथ की रेखाएं और हथेली में पर्वत होते हैं। एक बार तो जन्म पत्रिका गलत हो सकती है, परंतु ईश्वर की बनाई जन्म पत्रिका 100% खरी, 100 टंच खरी सही होती है। अतः यहाँ पर मेरी सलाह है कि जो अच्छा पॉमिस्ट्री का ज्ञान रखता हो उससे भी एक बार सलाह लेना
जरूर चाहिए। शादी ब्याह पूरे जीवन की नींव निर्धारित करता है, अतः इसमें जल्दबाजी ठीक नहीं है। अगर आप ऐसे विद्वान के पास पहुंच जाते हैं जो कुंडली और हस्तरेखा दोनों की गहरी नॉलेज रखता है, तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। एक समस्या और मेरे देखने में आई है कि अगर ऐसा कोई दुर्योग कुंडली में है और कहीं अगर राहु की महादशा चल रही है, तो लोग जीवन में योजनाएं बना के आते हैं, वो आते ही धोखा देने के लिए हैं। ऐसी परिस्थिति में आपकी मदद केवल और केवल हस्तरेखा और कुंडली दोनों का सहारा लेने पर ही हो सकती है। वैसे मेरी एक सलाह है कि शादी के पहले अगर ज़्यादा स्थिति अच्छी चाहते हैं तो एक बार किसी साइकोलॉजिस्ट से भी काउंसलिंग करवाना चाहिए। और हमें लगता है कि जो स्थितियां चल रही हैं, जो परिस्थितियां देखने में आ रही हैं, आने वाले समय में कुंडली मिलान के साथ हस्तरेखा के साथ लोग साइकोलॉजिस्ट से भी काउंसलिंग कराएंगे, ताकि उनकी मैरिज लाइफ अच्छी चल सके और जीवन साथी उनका पूरी तरीके से साथ दे, ऐसा अच्छा जीवन साथी मिले। 100 बात की एक बात, कुंडली मिलान के साथ केवल गुण मिलान न देखकर कुंडली में यह भी कुछ योग देखने चाहिए और उनका उपाय जो बताया जाए उसे भी करना अति आवश्यक है। यहाँ प्रमुख 4 दुर्योगों को दिया गया है जो ज़्यादा कष्टप्रद होते हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ योग होते हैं जो वक्ती तौर के लिए डिस्टरबेंस पैदा करते हैं, परंतु समय के साथ ठीक हो जाते हैं। मैंने प्रयास किया है कि कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रख सकूं। फिर भी अगर आपकी कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। कृपया कॉल ना करें, कॉल अटेंड नहीं होगी। आज की चर्चा अब यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं फिर अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।